ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरर या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ध्यान से पढ़ना, आपके बहुत ये हेल्पफुल होगा। आपके सीएम में एक आगे सब्जेक्ट आएगा उसके लिए, तो इसको आप अपने पास संभाल के भी रख लेना कि जब भी, जहरी सी बात है, वह कैफ में आपका डिफरेंट टारगेट होता है कि कुछ लोग पहले सीएम में रखते हैं, कुछ लोग पहले नहीं रखते है, तो वो ग्रुप 1 के अंदर, लेकिन कुछ लोग सेकंड अटेम्प्ट में रखते हैं, कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में रखते हैं। तो जब भी आप सीएम में पढ़ने के प्लान करें तो उसमें ये पहले एक दफा ये लेक्चर सुन लेना, सारे ही अपने पास संभाल के रख लेना कि 3 कल तक हमने इसको खत्म कर देना। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये चीजें आपको फिर पता हो, मेंटली तौर पर आप अब्जॉर्ब कर चुके हो। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर दोनों की अकाउंटिंग सेम नहीं हो सकती। रिटेलर क्या करता है, वो चीज बनी बनाई खरीदता है, उसको थोड़ा सा माइनर सा मॉडिफाई करे या ना करे और आगे बेच देता है, तो वो तो एंट्री भी और पास करेगा। ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये तो पहले रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, पता नहीं कन्वर्ट करने में कितने दिन लगेंगे, फिर उसको अपने वेयर हाउस में भेजेगा, आउटलेट पे भेजेगा, फिर पता नहीं कितने दिन लगेंगे, फिर बिकेगा। तो इन दोनों में कॉस्ट रिकवरी कितनी जल्द, किस में ज्यादा जल्दी हो जाती है? कॉस्ट रिकवरी का मतलब पता है, जब हम चीज खरीदते हैं तो कॉस्ट लगती है, जब उसको बेचते हैं तो रिकवर हो जाती है। रिटेलर में कॉस्ट रिकवर होने के चांसेस जल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें तो रॉ मटेरियल खरीदो तो कॉस्ट लगी, फिर जब इन प्रोसेस में रहा तब कॉस्ट लगती रही, फिर चीज तैयार हो गई, फिर आउटलेट गई, फिर बिकी। तो कॉस्ट रिकवरी मैन्युफैक्चरर की लेट होती है, रिटेलर की जल्दी होने के चांसेस होते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें, जो मार्केट में इस टाइम बिजनेस चल रहे हैं ना, वो मेन 3 टाइप के चलते हैं। एक होता है रिटेलर का बिजनेस, मतलब अगर कोई डिफरेंट एक्टिविटीज की हम बात करें, एक तो हो गया, एक होता है सर्विस बिजनेस, सर्विसेज प्रोवाइड करना। वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनकी तो इन्वेंट्री नहीं होती, ना ही इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है। वैसे अब मुझे लगता है होना चाहिए, जैसे कि टीचिंग भी एक सर्विसेज में आता है, लेकिन अब तो वो कहता है कि जो पिछले दिन का लेक्चर है वो रिकॉर्ड करके दे दो ओपनिंग स्टॉक, जो आज का पेंडिंग है वो क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये बस मजाक कर रहा हूं, अदरवाइज सर्विसेज स्टोर ही नहीं होती, उनका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, उसका स्टॉक ही नहीं होता। हाँ, उसके अंदर अगर कोई चीज ऐसी इमटेरियल टाइप चीजें इस्तेमाल हो रही हैं तो उनका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, जैसे स्टेशनरी इस्तेमाल हो रही है या कुछ और चीजें इस्तेमाल हो रही है। अदरवाइज जो मेन एक्टिविटी है सर्विस प्रोवाइड करना, उसका स्टॉक होता ही नहीं है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड नहीं होती, बल्कि मेन कॉस्ट क्या होगी, लेबर प्लस ओवरहेड। कुछ लेबर और लेबर की कॉस्ट पॉसिबल है, लेकिन मेन सारे ज्यादा कॉस्ट किसकी होगी भला, ओवरहेड्स की। तो सर्विस बिजनेस तो एक अलग ही टेक्निक है, उसकी तो एक अलग ही अकाउंटिंग हो। एक होता है रिटेलर का बिजनेस। ये रिटेलर का जो बिजनेस होता है, इसके अंदर स्टॉक होता है या नहीं? रिटेलर में स्टॉक होता है या नहीं? होता है। और जो अनसोल्ड पड़ा हुआ है वो स्टॉक ही तो है, मतलब ये बनी बनाई चीजें खरीद के आगे बेच देते हैं। अब इसकी अकाउंटिंग डिफरेंट होगी, क्योंकि ये चीज खरीदेगा, ये ज्यादातर इसने वो मैन्युफैक्चरिंग वाली तो एंट्री नहीं पास करनी ना, इसने तो एंट्री पास करनी है कि मेरा पहले सोचेगा परपेचुअल है या पीरियोडिक है, और फिर नॉर्मल एंट्रीज पास करना शुरू कर देगा। फिर आ जाता है हमारा मैन्युफैक्चरर का बिजनेस। मैन्युफैक्चरर की जो कॉस्ट है और जो बाकी बिजनेस की कॉस्ट है, ये इनमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट की बात करूं तो हमें कुछ टर्म्स के बारे में यहां से ही पता चल जाए। मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा तो एक लगता है मटेरियल। अब मटेरियल 2 टाइप के होते हैं,
एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। पेपर में एक सवाल आपको आ जाता है, वो एक मटेरियल की वैल्यू दे देगा और पूछेगा बताओ इस बिजनेस में ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब कुछ नेचर ऑफ बिजनेस होते हैं, एक ही चीज एक जगह पर डायरेक्ट मटेरियल होती है, दूसरी जगह पर इनडायरेक्ट मटेरियल होती है। जैसे आपका फर्नीचर का बिजनेस है, उसमें लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल, उसने इस्तेमाल होना होता है। आप कभी आपने बिल्डिंग बनते देखी, उसमें भी लकड़ियां इस्तेमाल हो रही होती हैं, वो उसकी सपोर्ट करने के लिए कुछ लकड़ियां चाहिए होती हैं, कुछ खास टाइप की। क्या उस बिल्डिंग के लिए वो लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है? नहीं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल की सबसे बड़ी खूबसूरती, डायरेक्ट मटेरियल उस चीज के अंदर मौजूद होता है, नजर आ रहा होता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे इस पेन की मैं बात करूं, इसमें प्लास्टिक है, आगे पेन लगा हुआ है, ये सारा इसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल लगा हुआ है। जैसे मैं ये मार्कर की बात करता हूं, ये प्लास्टिक है, इसकी एक ये निब भी है, इसके अंदर एक फोम भी होगा, ये सारा डायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? इसको बनाने के लिए हो सकता है कुछ ऐसे मटेरियल भी लगे हों जो इसके अंदर नजर नहीं आ रहे। इसमें एक मैं आपको बहुत वैसे सादा सी एग्जांपल देता हूं। एक बंदा इसको बना रहा है ना, उसके हाथ काले हो गए, हो सकता है ना, वो जब इंक डाल रहा होगा, अभी तो ये मशीनें बना देती है ना, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, उसके हाथ काले हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि हाथ साफ करने के लिए कोई ऐसा लिक्विड मंगवा के रखा हुआ है कि जैसे ही वो अपना काम करेंगे उस लिक्विड से अपने हाथ साफ कर लेंगे, हाथ धो लेंगे। वो जो लिक्विड का मंगवाना है, लिक्विड का खरीदना है, वो है तो मटेरियल, लेकिन इसके अंदर ये कहीं नहीं नजर आ रहा कि इसके ऊपर कितना लिक्विड लगा हुआ है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल। हाँ, कुछ मटेरियल ऐसा होता है, अब ये थोड़ा एडवांस हो गया है, कुछ मटेरियल ऐसे होता है वो ऊपर नजर भी आ रहा होता है लेकिन उसे इनडायरेक्ट कह देते हैं। वजह, उसकी कॉस्ट बहुत माइनर सी होती है, उसकी कॉस्ट को फाइंड नहीं की जा सकती अलग से। मिसाल के तौर पे कि अगर सपोज दैट कि हम कोई चीज बना लेते हैं, यानी इवन के कपड़े हैं, अब जब हम कपड़े के ऊपर एक धागा इस्तेमाल हुआ होगा, है तो वो डायरेक्ट नजर आ रहा है कि धागे से सिलाई हुई है, वो सिलाई वाला धागा, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी होगी मैक्सिमम? वो मेरे ख्याल में 1 या 1.5 या 2 नलकी से आपका पूरा ड्रेस सिलाया जाता है। अब तो फिर भी ये 8-10 रुपए की होगी, एक 2000 का सूट है, उसमें 10,000 रुपए का वो धागा लगा हुआ, तो इसको भी आप इनडायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं। लेकिन अब वो इसको नहीं कहता, अब वो कहता है जो उस यूनिट के अंदर चीजें हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो इसके लिए इस्तेमाल हुई है वो इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे आप जो दर्जी कपड़े सी रहा होगा, वो अपनी मशीन को उसकी मेंटेनेंस करता होगा, उसके लिए कुछ मटेरियल इस्तेमाल करता होगा। आपको शायद किसी दर्जी को जानते हो, या घर में भी अगर किसी का दर्जी है तो वो ना मशीन को भी वो प्रॉपर सफाई करने के लिए कुछ मटेरियल इस्तेमाल होता है, और ऑयलिंग तो होती है ना, तो वो जो ऑयल इस्तेमाल होता है मशीनों के अंदर वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो कपड़ों के अंदर नजर, बल्कि कपड़ों के अंदर वो नजर आ गया तो उसका सर फाड़ दिया जाएगा, तो वो कपड़ों के अंदर नजर नहीं आता। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल समझ लगी, वो चीज जो आप इसे बोलते क्या है भला, मार्कर नहीं बोलते इसे, ओवरऑल क्या बोलते हैं? कॉस्ट यूनिट। जिसकी कॉस्ट फाइंड करनी हो उसे क्या बोला जाता है? अब कॉस्ट यूनिट के अंदर जो जो मटेरियल ट्रेस हो रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल, जो ट्रेस नहीं हो रहा वो इनडायरेक्ट मटेरियल। गॉट इट? जी नहीं, अगर वो मटेरियल नजर आ रहा है ना तो डायरेक्ट मटेरियल है, उसके अंदर ट्रेस हो रहा है। तो फिर है लेबर। लेबर भी डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। फिर हम बुक से इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, अभी तो हम देसी एग्जांपल ले रहे हैं ना। लेबर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती है। डायरेक्ट लेबर
जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है और उसकी कॉस्ट यूनिट से ट्रेस हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, वो जो दर्जी कपड़े सीने वाला है ना, अब उसमें ना कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि काटता कोई और है, सीता कोई और है, वो दोनों ही डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसमें। एक उन्होंने छोटू रखा हुआ है जो सफाई करता है कि वो जी आपने डेली बेस पर ना आपने सफाई करनी है जिस जगह वो कपड़े सीते हैं, वो जो सफाई करने वाला बंदा है उसकी जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट नहीं है, वो डायरेक्टली कपड़े यानी सीने में इन्वॉल्व, वो खराब करने में इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब वो धूल वगैरह उसके ऊपर पड़ जाती है कपड़ों के ऊपर, लेकिन वो उसकी सिलाई में इन्वॉल्व नहीं है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल सॉरी इनडायरेक्ट लेबर है। बिल्कुल ऐसे कि एक फैक्ट्री में काम हो रहा है, जो मजदूर काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो उस यूनिट के अंदर इन्वॉल्व है, कोई चीजें उठाकर ला रहा है, कोई उसको काट रहा है, कोई बना रहा है, डायरेक्ट लेबर। अब एक भाई साहब है जो मटेरियल लेकर भी तो आ रहा है, मतलब एक ट्रक का ड्राइवर है, वो लकड़ी फर्नीचर का बिजनेस है, वो लकड़ी लेकर आता है और वो आकर फैक्ट्री में देता है। अब वो बंदा डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं है फर्नीचर बनाने में, लेकिन उसकी भी तो एक एक्टिविटी है, इनडायरेक्ट लेबर है। बाहर एक वॉचमैन बैठा है, वो ये देख रहा है कि आज यानी सिक्योरिटी पर्पस के लिए बैठा है, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व, उसे शायद फर्नीचर बनाना ही ना आता हो, तो वो इनडायरेक्ट लेबर में आ जाता है। तो डायरेक्ट लेबर वो तमाम लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उसकी एक्टिविटी के अंदर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो तमाम लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो सपोर्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। उसके बाद तो कॉस्ट फाइंड करना है, बिल्कुल कॉस्ट फाइंड करेंगे, कॉस्ट से सारी है। जैसे हम पिछले चैप्टर में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते थे, हाँ, तो कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो फिर इसमें जो बंदा ला रहा है वो क्यों इनडायरेक्ट लेबर क्यों? वो इसलिए है कि हमने ये देखना है कि वो यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है या नहीं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने में, वो बनाने में तो उसे बनाना ही नहीं आता होगा शायद, वो बनाने की किसी एक्टिविटी में काम, लेकिन वो चीज की कॉस्ट बिल कॉस्ट में आएगा। वो कॉस्ट है कौन सी, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो हम देख रहे हैं। एक होती है रिटेल की डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक होता है मैन्युफैक्चरर का, मैन्युफैक्चरर का डायरेक्ट भी आएगी इनडायरेक्ट भी आएगी। बस पता होना चाहिए कि इसके ना वो फेजेस हैं कि कौन सी कॉस्ट किस फेज में से आएगी, किस पोर्शन में आएगी। जैसे हम अदर एक्सपेंस ऊपर लिख देते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल के एक्सपेंस कहीं और लिख देते हैं, तो इसका भी मैन्युफैक्चरर का भी ऐसा ही होता है। उसके बाद अदर एक्सपेंस हो गए, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फिर फर्दर दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। इसके बारे में फिर सुने। अदर एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर इनडायरेक्ट फर्दर दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। हाँ जी, ये जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना, कि वो एक्सपेंसेस होते हैं जो उस कॉस्ट यूनिट के साथ किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली लिंक्ड है, मतलब इस यूनिट के बिकने पर या बनने के साथ लिंक्ड है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। जैसे सपोज दैट आप लोगों ने नेक्स्ट कोला की फ्रेंचाइज ले ली, नेक्स्ट कोला का पता है, नेक्स्ट कोला की फ्रेंचाइज ले ली। अब वो फ्रेंचाइज वाले ने ये कहा कि नेक्स्ट कोला ने आपको कहा कि भाई साहब आप जितनी भी बोतलें बेचोगे ना, हर बोतल के ऊपर 2 रुपए मुझे देने हैं। भाई ये 2 रुपए आप हर बोतल के बिकने के ऊपर दे रहे हो नेक्स्ट कोला के मेन ओनर को, वो क्या मटेरियल है, क्या लेबर है, लेकिन फिर भी हर यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। ये मोस्टली इसकी डेफिनेशन क्या आती है, इसको लफ्ज क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। क्या होता है ये लफ्ज, रॉयल्टी होता क्या है बेसिकली, कि ये किसी का राइट इस्तेमाल करने के ऊपर जो पैसे दिए जाते हैं। जैसे आपने एक ना नावल लिख दिया,
तो बहुत ही अच्छा सा। अब आप नावल लिख तो लिया, पब्लिशर तो आप नहीं हो ना, आपने बुक वाले को, पब्लिशर को दिया कि भाई ये आप बेचो, हर नावल बेचने के ऊपर आपने मुझे इतने पैसे देने हैं। तो वो जो बुक कीपर होगा, वो जो उसने पब्लिशर होगा, वो जो आपको पैसे देगा, क्या वो अपनी जेब से देगा या उसकी कॉस्ट बुक में ऐड कर देगा? उसकी कॉस्ट भी बुक में ऐड कर देगा। और वो है कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो डायरेक्टली उस यूनिट के साथ, और वो कॉस्ट ट्रेस भी हो रही है यूनिट में। कि अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा बताओ इसके अंदर रॉयल्टी कितनी दे रही हो, 2 रुपए, ट्रेसेबल है। आप बाहर गार्ड को जो तनख्वाह दे रहे हो, आपको जी उस गार्ड की तनख्वाह इसके अंदर कितनी है, आप नहीं बता सकते। ट्रेसेबल वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंस होता ही वही है जो यूनिट के अंदर ट्रेसेबल हो। ठीक होगी बात? या तो जाहिर तौर पे नजर आ रहा हो, या उसकी कॉस्ट मैयर हो रही हो, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट। रॉयल्टी जो है ये ईयर टू ईयर भी कर सकते हैं आप? बिल्कुल, ईयर टू ईयर भी। पहले साल आपकी इतनी होगी, अगले साल चेंज कर देगा काम, या ज्यादा भी हो सकती है। नहीं, ओवरऑल मतलब हर कॉस्ट पर नहीं, कि मतलब हर साल बाद इतने देना। अगर साल पर होगी ना तो फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट होता ही हुआ जो यूनिट के ऊपर डिपेंड करे। अगर साल का होगा तो वो तो लाइसेंस होता है, वो फिर उसकी कोई रॉयल्टी नहीं बनेगी। ठीक है। और इनडायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट होते हैं कुछ प्रोडक्शन, कुछ नॉन प्रोडक्शन। और डायरेक्ट तो वही हो गया ना, डायरेक्ट एक्सपेंस जो मटेरियल लेबर तो ना हो, लेकिन वो उस यूनिट की कॉस्ट के अंदर किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड हो। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया प्रोडक्शन, एक हो गया है वो इनडायरेक्ट। मतलब ये जो बाहर बैठा है ना गार्ड, वो इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट उसकी फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का जो रेंट है वो है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही है, लेकिन ना तो वो रॉ मटेरियल है, ना वो लेबर है, ना ही वो डायरेक्ट एक्सपेंस है कि हर यूनिट के अंदर उसको इन्वॉल्व कर लो। वो तो जितने यूनिट मर्जी बनाओ, कम बनाओ, ज्यादा बनाओ, तो फिक्स है। तो वो क्या होगा? प्रोडक्शन। फैक्ट्री में हर आने वाला खर्चा प्रोडक्शन एक्सपेंस कहलाता है। फैक्ट्री में आने वाला हर खर्चा प्रोडक्शन एक्सपेंस कहलाता है। तो फिर नॉन प्रोडक्शन कौन सा हो? जर्नल ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिन एक्सपेंस, हर वो खर्चा जो आपका ऑफिस में आ रहा है वो नॉन प्रोडक्शन कहलाता है। सेल करने पे आ रहा है, एक होता है प्रोड्यूस करने पे आना। प्रोड्यूस करने पे खर्चा आ रहा है ना, अगर वो डायरेक्ट है ना, वो तो डायरेक्ट यूनिट के अंदर इन्वॉल्व होगा, या वो इनडायरेक्ट हो सकता है। तो नॉन प्रोडक्शन क्या होंगे? सेलिंग एक्सपेंस, ओवरहेड, कोई डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिन एक्सपेंस, उसे हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस। यहां तक ओके है? मटेरियल डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वो होता है जो कॉस्ट यूनिट के अंदर ट्रेसेबल हो, इनडायरेक्ट वो होता है जो कॉस्ट यूनिट के अंदर ट्रेसेबल ना हो। फिर हमने पढ़ा लेबर, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कौन सा? जो डायरेक्ट ट्रेसेबल हो, और इनडायरेक्ट जो ट्रेसेबल। अदर एक्सपेंस का भी यही चक्कर। क्लियर? उससे पहले हमने पढ़ा एक सर्विस का बिजनेस होता है, एक रिटेलर का होता है, और एक। अब आगे चलते हैं, कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं। अब इन कॉस्ट के ना नाम है, पेपर में नाम बहुत आते हैं। एक नाम तो कन्फर्म आपको आएगा ही है। हाँ जी, आपने मटेरियल कॉस्ट पढ़ी, मटेरियल, और वो भी कौन से वाला? डायरेक्ट। नंबर 1 ऐड, इसमें कर दो लेबर, वो भी कौन से वाली? डायरेक्ट वाली। डायरेक्ट लेबर, इसमें और ऐड कर दो डायरेक्ट एक्सपेंस। भाई साहब इन सब का टोटल को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, और ये पेपर में सवाल आया हुआ है। पूछता है प्राइम, वो ना 3-4 कॉस्ट लिख देगा, बताएगा, पूछेगा इसमें बताओ प्राइम कॉस्ट कौन सी है। तो प्राइम कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। सारे डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कर लो, प्राइम कॉस्ट कह रहा था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और
डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद फर्दर प्लस, इसमें प्राइम कॉस्ट के आगे प्लस इसमें प्रोडक्शन एक्सपेंस माइनस कर दो, इसे बोलते हैं अदर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, या इसको बोलते हैं अदर प्रोडक्शन ओवरहेड। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस आगे प्राइम कॉस्ट के आगे चल रहा है, प्लस करना है। किस में प्लस करना है जनाब? अब क्या क्या प्लस करना है प्राइम कॉस्ट के अंदर? अगर आपने प्लस कर दिया क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये जो मैं ग्रीन में लिख रहा हूं ना, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। ये क्या है? सारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की मैं लिख रहा हूं। प्लस मैं कर दूंगा इनडायरेक्ट लेबर, प्लस कर दूंगा मैं डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन, मैं प्लस कर दूंगा डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इसमें मैं प्लस कर दूंगा सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, इसमें मैं प्लस कर दूंगा रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इसमें प्लस कर दूंगा ऑल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या फैक्ट्री एक्सपेंस। ये जो सारे मैंने ग्रीन फॉर्म में लिखे हैं ये सारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। ये सब तो मैन्युफैक्चरिंग है ही, ऊपर वाले हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये जो ग्रीन में लिखा है ये क्या है? अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ऊपर वाले डायरेक्ट एक्सपेंस हैं सारे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये सारे क्या हैं? अदर। फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। अगर किसी खर्चे के साथ फैक्ट्री लिखा हो, किसी खर्चे के साथ प्रोडक्शन लिखा हो, किसी खर्चे के साथ मैन्युफैक्चरिंग लिखा हो, वो खर्चा ऐड होना है। क्या क्या लिखा हो? फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, वो खर्चा लिखा हो तो वो इसमें ऐड होगा, और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ठीक होगी बात? इसके ये आपके पास अगर इसका हम टोटल करें तो इसको हम बोलते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसका अगर आप टोटल करोगे तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कवर हो। ठीक होगी बात? इसमें अगर हम प्लस कर दें नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड वो कौन कौन से होते हैं? सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, स्टोरेज कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड या अदर नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अगर ये सारे भी प्लस कर लोगे, अगर ये सारे भी प्लस कर लोगे तो आपके पास पता है क्या चीज आएगी? फुल कॉस्ट।
पूरी कॉस्ट जो आपकी लग चुकी है, पूरी कॉस्ट जो आपकी लग चुकी है। और आपको पेपर में इसके ना डिफरेंट सेगमेंट से सवाल आता है, वो कुछ कॉस्ट दे देगा और पूछेगा बताओ ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या प्राइम कॉस्ट है या अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब नॉन प्रोडक्शन ओवर। टोटल कॉस्ट पूछेगा तो सारा कुछ प्लस कर दो, प्राइम कॉस्ट पूछेगा तो कहां तक प्लस करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछेगा तो क्या करोगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, उनमें से जितने भी नाम बताए होंगे प्लस कर दें। फुल कॉस्ट पूछेगा तो सारा प्लस कर दें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर वो कन्वर्जन कॉस्ट पूछे तो क्या करोगे, कन्वर्जन कॉस्ट क्या करोगे, लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मटेरियल छोड़ के बाकी। लेकिन ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड उसमें नहीं आते, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड सिर्फ फुल कॉस्ट में आते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड सिर्फ फुल कॉस्ट। ऊपर वाले सारे पोर्शन को कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, नीचे वाले को कहते हैं नॉन प्रोडक्शन। चलो जी, बुक से थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, ताकि बुक से वेरीफाई हो जाए, और फिर उसके बाद हमने इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। पेज नंबर है मेरे भाई 282। हाँ जी, करें स्टार्ट। सबसे पहले वो कहता है जनाब बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है हमारी, बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं जनाब बिजनेस एक्टिविटीज, सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग या रिटेलर और मैन्युफैक्चरिंग, तीन टाइप के बिजनेस होते हैं। पेपर यहां से भी उठा लेता है, उसका क्या जाता है, वो लिख देगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताओ किस बिजनेस का स्टॉक नहीं होता, किसका स्टॉक नहीं होता, सर्विस बिजनेस। उसके खर्चे फिर कौन से होते हैं, अ सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस प्रोवाइड इनटेंजिबल प्रोडक्ट, इनटेंजिबल प्रोडक्ट मतलब जो नजर ना आ रही, प्रोडक्ट विद नो फिजिकल फॉर्म। सर्विस टाइप firms offer professional skills, expertise, advices and other similar product. Example of service business are saloons। ये जो saloons हैं वो जो आपके वो टचन मचन करते हैं, तो वो क्या है, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, उनको वो जो सर्विसेज के दौरान चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो उनका डायरेक्ट वो उनका स्टॉक नहीं है, वो स्टॉक है, लेकिन उनकी सर्विसेज जो जिसके लिए वो पहचाना जाता है वो स्टॉक नहीं है उसका। वो तो वही है कि उसने बालों की अगर कटिंग करनी है, अब कटिंग करने का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं हो सकता ना कि एक साइड कर दो एक साइड बाद में करवाऊंगा, वो तो जितनी सर्विसेज होगी, और ये स्टोर नहीं हो सकती सर्विसेज। आगे रिपेयर शॉप्स, स्कूल्स, बैंक्स, अकाउंटिंग फर्म्स एंड लॉ, ये सारी यहां पर सर्विसेज दी जाती है। रिटेलर कहता है ये होलसेलर प्राइस या सेल एट द रिटेल प्राइस, they make profit by selling the product at price higher than purchase cost. A trading business sells a product without changing its form। ये है मेन इसकी डेफिनेशन। वो जो ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता है, विदाउट चेंजिंग इट्स मेजर फॉर्म, में थोड़ी बहुत चेंज कर सकता है। वो मतलब ऊपर प्राइस लिखी हुई ना 500, तो उसके ऊपर 600 का वो छोटे सी प्राइस लगा सकता है, लेकिन मेजर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकता। ग्रोसरी स्टोर हो गए, बाकी जितने स्टोर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर हैं, ये सारे। फिर आ गया जी मैन्युफैक्चरर, कहता मैन्युफैक्चरर बाकी सबसे हटके है, अनलाइक अ ट्रेडिंग बिजनेस, कहता बिजनेस उसकी तरह बिल्कुल ही नहीं, ये चीजें खरीदे और उसको बगैर कुछ कन्वर्ट किए उसे बेच दे, कहता है ऐसा वो नहीं करता। क्या करता है, वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट परचेज, जो खरीदता है उसको तब्दील कर देता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंबाइंस रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड इन इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट।
फिर उसने कहा है कि जनाब ये टर्म सीखना बहुत ही जरूरी है अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ना है। वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें क्या क्या डायरेक्ट कॉस्ट में आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये पढ़ तो खुद लोगे ना। प्राइम कॉस्ट, क्या लिखा हुआ है प्राइम कॉस्ट के अंदर? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और इसके अंदर एग्जांपल ध्यान से पढ़ना क्योंकि पेपर में सवाल एग्जांपल से आता है। जो एग्जांपल दी हुई ना, बताओ ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर उसने क्या कहा हमें? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर वो फुल कॉस्ट का एक फॉर्मेट बता रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट। फिर उसने ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की ना नाम नहीं लिखे, उसने डायरेक्ट लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, बस। हमने तो उसके नाम भी लिखे ना, उसमें आता क्या क्या है, उसने सिर्फ लिख दिया। प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर देगा तो क्या चीज आ जाएगी? फुल कॉस्ट। अब फुल कॉस्ट के अंदर अगर वो प्रॉफिट शामिल कर देगा तो क्या वैल्यू आएगी पता है? यानी जितना खर्चा आया प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके बराबर आ जाएगा? यहां तक बात क्लियर हुई? लो मेरे भाई, यहां तक हमने पढ़ लिया और इसकी एक पैराग्राफ बस पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कहता कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू इंक्लूड प्रोडक्शन ओवरहेड इन यूनिट कॉस्ट एंड मेजर द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। क्या कहना चाह रहा है? कहता है जो अदर प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बना लेता है। मतलब जो फैक्ट्री के खर्चे हैं ना, वो प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करेगा और बाकी किस में ऐड करेगा? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। कहता है प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करने के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करेगा और फुल कॉस्ट फाइंड करने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल, फुल कॉस्ट में वो शामिल होते। लो जी, अच्छा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो हो गई ना इन्वेंट्री में ऐड, और जो नॉन प्रोडक्शन है वो किधर जाएगा ना? वो डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो इन्वेंट्री में ऐड होगा वो कब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा? जब सेल होगी इन्वेंट्री। और बाकी खर्चे जैसे इनकट होते हैं वैसे, ये भी पेपर में सवाल आया हुआ है कि फलां एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखोगे या जब इन्वेंट्री सेल होगी तब एक्सपेंस में लिखोगे। ऐसा सवाल भी पेपर में आता होता है। चलो जी, आप नमाज अदा कर लो। अच्छा, ये जो इस अभी तक का होमवर्क है वो एग्जांपल नंबर 1 और पिछली सारी रीडिंग, एग्जांपल नंबर 1 और पिछली रीडिंग, और नेक्स्ट हम बुक से बगैर पढ़ेंगे, वो अब न्यूमेरिकल हमने करना है। ठीक है।